Beloved students, welcome to CVKYS। आज इस वीडियो में हम लोग कन्वर्सन ऑफ पार्टनरशिप इनटू जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कन्वर्सन ऑफ पार्टनरशिप इनटू जॉइंट स्टॉक कंपनी का सम्स बनाने के समय हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है कि इस सम्स में 5 चीज़ें पूछी जा सकती है। 5 मैक्सिमम होता है, कुछ एक्स्ट्रा अगर आ गया तो सम्स के ऊपर डिपेंड करता है। 5 चीज़ों में जो सबसे पहली चीज़ आपसे पूछी जा सकती है वो होता है अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। जो फर्म बंद हो रही है या जो फर्म कन्वर्ट हो रही है कंपनी में, उसमें क्या क्या जर्नल एंट्रीज हो सकती है। सेकेंड नंबर पार्ट पूछा जाता है कि फर्म के अंदर में जो भी जर्नल हुई उसको बेस बनाकर क्या क्या लेजर अकाउंट प्रिपेयर हो सकता है। लेजर अकाउंट के अंदर हम लोग जनरली रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश एंड बैंक अकाउंट ही देखते हैं। तो लेजर अकाउंट बोलने का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा लेजर क्लास 11 के जैसा प्रिपेयर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जर्नल एंट्री जितनी भी बनती हैं उसको लेकर जनरली 3 या 4 लेजर अकाउंट हो सकते हैं, जिसमें कैश बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेनली पूछे जाते हैं। थर्ड पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है इन द बुक्स ऑफ कंपनी, जो कंपनी बन रही है या जो कंपनी ने टेक ओवर किया है बिजनेस को, उस कंपनी में क्या क्या जर्नल एंट्रीज हो सकते हैं। चौथे नंबर पार्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि जो कंपनी कन्वर्ट होकर बनी है या जो भी कंपनी पहले से चल रही थी जिसने पार्टनरशिप को टेक ओवर किया, उस कंपनी का बैलेंस शीट क्या होगा। और इन चारों के अलावा आपसे एक कैलकुलेशन के रूप में पूछा जा सकता है परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है? जब भी पार्टनरशिप कंपनी, आपका पार्टनरशिप बिजनेस कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, तो कन्वर्सन के समय में कंपनी के द्वारा पार्टनरशिप बिजनेस को कितना अमाउंट पे किया जाएगा, इस पेमेंट को हम लोग नाम देते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो 5वीं कैलकुलेशन आपसे पूछी जा सकती है परचेज कंसिडरेशन की। अब इन बातों को ध्यान में रखकर हम लोग एक सम्स को देखते हैं। ये सम्स आपके एग्जाम 2012 में आया हुआ है, दिख रहा है आपको यहाँ पर। ये हाफ पार्ट के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा 2012 का ये क्वेश्चन है। सम्स को पढ़ लेते हैं एक बार, सम्स समझ में आ जाती है तो सॉल्यूशन 50% क्लियर दिखाई देती है। अरुणिता, बनीता एंड चंद्रिमा आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:3:2 रेस्पेक्टिवली। तो एक सिंपल सा लाइन दिया और इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है 3:3:2। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 दिसंबर 2011 इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट में क्या क्या है? तो जनरली पार्टनरशिप के बैलेंस शीट में कैपिटल दिया रहता है। अरुणिता कैपिटल, बनीता कैपिटल एंड चंद्रिमा कैपिटल दिया हुआ है। टोटल मिलाकर 3,20,000 बाहर दिखा दिया। सन्ड्री क्रेडिटर्स है 1,50,000 का और बिल्स पेबल है 50,000 का। एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, स्टॉक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है और कैश एट बैंक है। तो बाकी के जितने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं वो कॉमन है, जनरली मिलते ही हैं हर सम्स में। एक आइटम इसमें है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, तो जो लोग जानते होंगे अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको बता दें कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एक फिक्टिशियस एसेट होता है और फिक्टिशियस एसेट को हम लोग एक तरीके का लॉस भी ट्रीट करते हैं। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में जब ट्रीटमेंट की बात आएगी तो वहां पर आप लोगों ने इसका ट्रीटमेंट किया है कि जब भी कोई कंपनी आपका एसेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर करेगा तो वो सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर करेगा, कोई लॉस या आपका कैपिटल टेक ओवर नहीं करेगा। तो ये जो लॉस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के रूप में होता है वो कंपनी टेक ओवर नहीं करती, इसका एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल में ही कर दिया जाता है। लॉस है तो जाहिर सी बात है जब इसका एडजस्टमेंट होगा तो पार्टनर्स को ये बियर करना पड़ेगा और उनका बैलेंस, उनका कैपिटल का बैलेंस इससे कम हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन मेंशन कर रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड विथ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 एज नॉमिनल कैपिटल टूक ओवर द बिजनेसेस ऑफ द फर्म विथ ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बोलने का मतलब भी फिक्टिशियस एसेट को छोड़कर होता है, ये बात ध्यान में रखेंगे आप लोग। 50,000 इक्विटी शेयर है किसका? स्ट्रॉन्ग लिमिटेड का। इसने क्या किया? इसको टेक ओवर किया है और कितना पैसा दे रहा है, ये जो अभी हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे कि कितना पेमेंट दिया जाएगा पार्टनरशिप फर्म को, जिसको हम लोग नाम देते हैं परचेज कंसिडरेशन। ये सम्स में कभी कभी दी रहती है, अगर सम्स में दी हुई है तो बेटर है, आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, और अगर सम्स में नहीं दी रहती तो हम लोग को इसका भी एक कैलकुलेशन करना पड़ता। इस सम्स में अच्छी बात है कि मेंशन किया है, यहाँ आप देख रहे हो सेकेंड लाइन में, द परचेज कंसिडरेशन वाज पेड by 24,000 shares
एंड कैश ₹1,60,000। तो परचेस कंसिडरेशन का पेमेंट कंपनी कैसे कर रही है? 24,000 शेयर्स दे रही है। 24,000 शेयर्स और एक शेयर का दाम था 10 रुपया करके, आप यहाँ देख रहे थे। तो 24,000 इंटू 10 करेंगे तो आएगा 2,40,000 और कैश में दे रही है कितना? 1,60,000। द कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन ₹20,000 इज पेड बाय द फर्म। इस पूरे प्रोसेस में जो भी खर्च हुआ, जिसको हम लोग कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन या कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन बोलते हैं, ये किसके द्वारा पे किया जाएगा? पार्टनरशिप फर्म के द्वारा। तो इसकी भी एक रिकॉर्ड मेंटेन होगी। और लिखा है द बैलेंस अमाउंट ऑफ कैश इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स। मतलब जितना भी कैश लास्ट में बचेगा वो सारा का सारा पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। अगर ये लाइन नहीं भी बोलता तो सिंपल सेंस यही है और सिंपल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी यही है कि कंपनी से जो भी पैसे मिलेंगे, जो भी चीज़ें परचेस कंसिडरेशन के रूप में मिलेगी, वो एट द एंड पार्टनर्स कैपिटल में ही बांट दिया जाएगा। और हम लोगों से पूछा क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। सम्स में सिर्फ आपसे पूछा गया है कि पार्टनरशिप बिजनेस में फर्म में क्या क्या जर्नल एंट्रीज होगी। तो जो भी जर्नल एंट्रीज होगी वो स्टेप वाइज हम लोग देख लेते हैं। परचेस कंसिडरेशन का अमाउंट जानना जरूरी है क्योंकि परचेस कंसिडरेशन की भी एक एंट्री होती है। परचेस कंसिडरेशन का अमाउंट आपको कितना दिख गया? 24,000 शेयर्स 10 रुपया ईच वाला था तो आएगा 2,40,000 और 1,60,000 कैश में दिया गया। तो 2,40,000 प्लस 1,60,000 ऐड करेंगे तो हम लोगों को फिगर मिल जाएगा 4 लाख का। 4 लाख हम लोगों का रहेगा परचेस कंसिडरेशन। वर्किंग नोट में इस चीज़ को भी आप लिखकर दिखा देंगे। अब देखते हैं हम लोग इसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या क्या मेंटेन किया है। सम्स के फिगर आपको ध्यान में रहेंगे तो सॉल्यूशन देखने में भी आपको सुविधा होगी और चीज़ें समझ में भी आएगी। सबसे पहला एंट्री हम लोग करते हैं इन द बुक्स ऑफ द फर्म जर्नल में कि जितने भी एसेट्स होते हैं उसको ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में और उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट। और ये जो एंट्री बनती है वो बुक वैल्यू पे बनती है। बुक वैल्यू कौन सा वैल्यू होता है? जो बैलेंस शीट में दिया रहता है। तो बैलेंस शीट की वैल्यू को लेकर हम लोगों ने एंट्री बनाई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, टू डेटर्स, टू बिल्स रिसीवेबल, टू स्टॉक और टू बैंक। जितने भी बैलेंस शीट में वैल्यू दिए हुए थे वो यहाँ लिखे गए और ये टोटल क्रेडिट वाला वैल्यू ऐड करके डेबिट में लिख दिया गया कितना? 5 लाख का। एंट्री को अगर और क्लियरली समझना है तो आप नरेशन पढ़िए, क्लियर आपको समझ में आएगा। नरेशन में मेंशन किया है बीइंग सन्ड्री एसेट्स क्लोज एंड ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। दूसरी एंट्री हम लोग करते हैं कि जितने भी आउटसाइडर्स लायबिलिटी होते हैं, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज, ध्यान रखिएगा वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। आउटसाइडर्स लायबिलिटीज में कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का आइटम नहीं आता। तो आउटसाइडर्स लायबिलिटीज में हमारे पास क्रेडिटर्स थे और बिल्स पेएबल था। तो अब दूसरी एंट्री होगी लायबिलिटी ट्रांसफर करने की और ये एंट्री क्या हो रही है? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। ये जो वर्ड यहाँ लिख दिया ना लिक्विडेटर ऑफ द फर्म, ये गलत वर्ड है, ये यहाँ मत लिखिएगा, इसको काट दीजिएगा। इसके जगह पर वर्ड क्या आप लिखोगे? सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 1,50,000। क्रेडिटर्स था लाइबिलिटी में हम लोगों का, यहाँ पर लिक्विडेटर का नाम नहीं आता। ये हम आपको एक बार दिखा दे रहे हैं बैलेंस शीट में वापस जाकर। ये देखिए ये बैलेंस शीट है आपका और लाइबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स है कितने का? 1,50,000 का और बिल्स पेएबल है कितने का? 50,000 का। तो अब ये ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन अकाउंट में और इसकी एंट्री बनेगी सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 1,50,000, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 50,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 2 लाख। फिर से बोल दे रहे हैं ये लिक्विडेटर ऑफ द फर्म यहाँ गलत लिख दिया है, इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। लिक्विडेटर वाली एंट्री होती है परचेस कंसिडरेशन के लिए, वो बाद में आएगी। और इसकी नरेशन मेंशन कर दिए हम लोग बीइंग सन्ड्री लायबिलिटीज क्लोज एंड ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। तो पहली एंट्री किस चीज की हो गई? एसेट ट्रांसफर की और दूसरी एंट्री हो गई किस चीज की? लायबिलिटीज ट्रांसफर की। तीसरी एंट्री हम लोग बनाते हैं परचेस कंसिडरेशन ड्यू का। तो उसकी एंट्री हो रही है परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट होता है। परचेजिंग कंपनी कौन है यहाँ? स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। तो एंट्री बन गया स्ट्रॉन्ग लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने का? 4 लाख का, जो हम लोग परचेस कंसिडरेशन काउंट किए थे, सम्स में दिया हुआ था। बीइंग परचेस कंसिडरेशन ड्यू फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, सिंपल लिख दिया एंट्री। अब ये जो परचेस कंसिडरेशन मिला वो किस फॉर्म में मिला, उसके लिए हम लोगों को नेक्स्ट एंट्री देनी पड़ती है। तो ये शेयर और कैश के फॉर्म में मिला था,
इसलिए 4 नंबर एंट्री बनाया गया। इक्विटी शेयर्स इन स्ट्रॉन्ग लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2,40,000, 24,000 शेयर्स मिला था 10 रुपया ईच करके, तो लिख दिया 2,40,000। पैसे भी मिले थे तो उसके लिए लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट 1,60,000 टू स्ट्रॉन्ग लिमिटेड अकाउंट कितने का, 4 लाख का, बीइंग परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड इन कैश एंड शेयर्स। तो 4 एंट्रीज स्टेप वाइज। पहला हो गया आपका किस चीज का, एसेट ट्रांसफर, दूसरा हो गया लाइबिलिटीज ट्रांसफर, तीसरी एंट्री हो जाती है हम लोगों की परचेज कंसिडरेशन ड्यू, और चौथा एंट्री हो जाता है फॉर्म ऑफ परचेज कंसिडरेशन कि किस तरीके से परचेज कंसिडरेशन मिलेगा। नेक्स्ट एंट्री किया है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड का, तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड 20,000 का पेमेंट हुआ है। एक्सक्यूज मी। इसके बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि हम लोगों के इस पूरे प्रोसेस में मतलब रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन पढ़ते आए हैं 11th क्लास से कि क्रेडिट का आइटम जोड़ते हैं और डेबिट का घटाते हैं तो हम लोगों को प्रॉफिट मिलता है। क्रेडिट रियलाइजेशन कहाँ कहाँ पर है उसको जोड़ेंगे हम लोग। तो एक रियलाइजेशन यहाँ 4 लाख का आपको क्रेडिट दिख रहा है और एक रियलाइजेशन यहाँ 2 लाख का आपको क्रेडिट दिख रहा है। 4 लाख और 2 लाख ऐड कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 6 लाख का। 6 लाख क्रेडिट वाला जोड़कर डेबिट का रियलाइजेशन माइनस करते हैं। जैसे डेबिट में यहाँ 5 लाख है रियलाइजेशन में, तो 6 लाख में 5 लाख माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1 लाख, और एक जगह यहाँ पर रियलाइजेशन डेबिट है कितने का, 20,000 का। तो 1 लाख में 20,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 80,000। ये 80,000 हम लोगों का होगा रियलाइजेशन प्रॉफिट, जो कि हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स को मिल जाएगा। अब ये प्रॉफिट के लिए एंट्री बनाई गई है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 80,000 टू, तीनों पार्टनर का नाम लिख दिया, अरुणिता कैपिटल, बनीता कैपिटल एंड चंद्रिमा कैपिटल, और इस 80,000 को 3:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। बीइंग रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:3:2 बांट दिए। अब ये बांटने के बाद आप देखो नेक्स्ट एंट्री किस चीज का किया है, जो लॉस था, जो फिक्टिशियस एसेट था, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस था, उसको पार्टनर्स से एडजस्ट किया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया है। तो जब भी कोई प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलता है तो कैपिटल क्रेडिट होता है, दिख रहा है आपको यहाँ पर, और जब कोई लॉस एडजस्ट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट। तो तीनों को डेबिट किया गया, अरुणिता कैपिटल अकाउंट डेबिट, बनीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, चंद्रिमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सम्स में दिया हुआ था 20,000 और इसको 3:3:2 के रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो डिस्ट्रीब्यूट करके आपको मिल जाएगा वैल्यू 7,500, 7,500 और 5,000। बीइंग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ अगेंस्ट द पार्टनर्स कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसके बाद जब सारी एंट्री हो गई तो जितना भी हम लोगों के पास शेयर्स और कैश का पैसा था वो सारा का सारा पैसा बांट दिया जाएगा किसको, पार्टनर्स कैपिटल को, और उन लोगों को बांटने के बाद अकाउंट्स को क्या किया जाता है, क्लोज किया जाता है। तो पार्टनर्स कैपिटल को जब मिलेगा वो पैसा और शेयर्स, तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो इन तीनों को डेबिट किया गया, अरुणिता कैपिटल अकाउंट डेबिट, बनीता कैपिटल अकाउंट डेबिट और चंद्रिमा कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये जो अमाउंट आया है 1,42,000, 1,42,000 और 95,000, ये हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से आया है। पहले तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा, जो शेयर मिला था वो देंगे तो वो शेयर क्रेडिट होगा, और जो पैसे मिले थे कंपनी से वो पैसे मिले थे तो बैंक क्रेडिट होगा। पैसा जब मिला था तो हम लोग बैंक को डेबिट किए थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग पार्टनर्स में बांट रहे हैं, तो जब बांटेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा, शेयर क्रेडिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा। तो कैपिटल यहाँ पर देख लिए डेबिट है। यहाँ पर आगे टू इक्विटी शेयर्स इन स्ट्रॉन्ग लिमिटेड अकाउंट कितना लिखे हैं, 2,40,000 शेयर्स मिला था, याद होगा, और टू बैंक अकाउंट लिखे हैं कितना, 1,40,000। 1,40,000 जो बैंक में पैसा मिला था वो हम लोग क्या किए हैं, क्रेडिट में डाल दिए हैं। अब ये टोटल जो आपको यहाँ पर दिखेगा 3,80,000 जो हम उन तीनों में बांटे हैं, उसके लिए यहाँ पर एक नोट बनाया है, वो नोट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 में तो परचेस कंसिडरेशन लिखा है, जो सम्स में भी आप देखें तो आपका क्लियर होगा। इक्विटी शेयर इशू किया था 24,000 शेयर 10 रुपया ईच करके 2,40,000 का। कैश पेड 1,60,000 का किया गया था, तो 1,60,000 ऐड करके परचेस कंसिडरेशन कितना आया था, 4 लाख का। ध्यान रखिएगा 1,60,000 का जो कैश पेड किया गया था उन लोगों को, उस 1,60,000 में
20,000 डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस फर्म ने पेड कर दिया था। तो अब फर्म के पास 1,40,000 ही कैश बचा होगा। इसलिए आप देखोगे कि लास्ट में जब पार्टनर्स को पेमेंट किया गया तो बैंक में कितना अमाउंट लिखा गया है, 1,40,000। मैं रिपीट कर दूं कि पार्टनरशिप फर्म को कंपनी के द्वारा 1,60,000 रुपया दिया गया था, लेकिन 1,60,000 में फर्म ने 20,000 डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड कर दिया। तो 1,60,000 में 20,000 अगर आप पेड कर देते हो तो अब फर्म के पास कितना पैसा बच गया होगा, 1,40,000। तो एट द एंड पार्टनर्स लोगों को जब बांटा गया तो कितना पैसा बांटा गया, 1,40,000, जो आपको यहाँ बैंक में दिख रहा है लास्ट एंट्री में। शेयर्स तो 2,40,000 का था तो 2,40,000 लिखा गया। सेकेंड नंबर नोट में आप देखिएगा तो आपको मिलेगा कि पार्टनर्स को कितना कितना मिला, वो कैसे निकाला गया। तो यहाँ पे तीनों पार्टनर हैं, अरुणिता, बनीता एंड चंद्रिमा। कैपिटल एज पर बैलेंस शीट, कैपिटल जो दिया हुआ था बैलेंस शीट में वो लिख दिए 1,20,000, 1,20,000 और 80,000। इसमें ऐड किए रियलाइजेशन प्रॉफिट आया था हम लोगों का रियलाइजेशन में, तो वो पार्टनर्स को मिलेगा, इसलिए ऐड किया गया 30,000, 30,000 और 20,000। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का एक लॉस था जो उनके कैपिटल से कट जाएगा, तो लेस किया गया प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 7,500, 7,500 और 5,000। तो ये एडजस्ट करके नेट फिगर कितना आ रहा है, अरुणिता का आ रहा है 1,42,500, बनीता का भी आ रहा है 1,42,500 और चंद्रिमा का फिर यहाँ पे देखिए ये अमाउंट गलत दिया हुआ है। चंद्रिमा का आप खुद से एडलेस करके देख लीजिए तो आपको फिगर मिलेगा 80,000 का कैपिटल था, 20,000 का रियलाइजेशन प्रॉफिट, ऐड करेंगे तो आएगा 1 लाख और 1 लाख में 5,000 लॉस माइनस करेंगे तो आएगा 95,000। तो नोट में ये थर्ड वाले का आप फिगर एडजस्ट करके करेक्ट कर लीजिएगा, कितना आ रहा है हम लोगों का 95,000। इसलिए ये जो नेट अमाउंट निकला इसी का पेमेंट लास्ट एंट्री में दिखाया गया था। इन तीनों को डेबिट किया गया था 1,42,500, 1,42,500 और चंद्रिमा का कितना हम लोग निकाले हैं 95,000। आप जाकर देख सकते हो लास्ट एंट्री में यहाँ पर सही फिगर लिखा है, कितना लिखा है चंद्रिमा का 95,000। ठीक है, तो ये जो सम्स थी वो एकदम स्टार्टअप सम्स थी। इससे आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं, जर्नल कैसे करना है, पीसी को कहाँ लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। उम्मीद है आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। अगर आप लोग इसको नोट करके करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। हम लोग इसी तरीके के कुछ नए इन्फॉर्मेटिव सम्स के साथ नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।